चलिए फ्रेंड्स, हम आज पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसमें चैप्टर में शुरू में ईएम वेव्स के बारे में कोई बात की गई है, थोड़ी बहुत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, पर वो हम अलग से बाद में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसलिए अभी इसके बारे में हम कोई बात नहीं कर रहे। बस एक लाइन लिख दीजिए, अ करंट और अ फील्ड, मतलब हेडिंग दे दीजिए, एक मिनट आगे काम आएगी। हेडिंग दे दीजिए डॉट एंड क्रॉस कन्वेंशन। डॉट एंड क्रॉस कन्वेंशन। ब्रैकेट में फॉर रिप्रेजेंटिंग एनी वेक्टर, डॉट एंड क्रॉस कन्वेंशन फॉर रिप्रेजेंटिंग एनी वेक्टर। कुछ वेक्टर्स को तो ऐसे डिनोट करते हैं जिनके हम डायरेक्शन दिखा पाते हैं, ऐसे ऐसे, जो हम क्लियर कट बोर्ड पे दिखा पाते हैं या आपकी कॉपी पे दिखा पाते हैं, उनके लिए कोई कन्वेंशन नहीं चाहिए उस वेक्टर की डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए। और जो वेक्टर आपकी दृष्टि की दिशा में होता है, लाइन ऑफ साइट, सीधे ऐसे जा रहा होता है या आपकी तरफ आ रहा होता है। अब इसे मैं बोर्ड पे कैसे दिखा, वो एरो जो बोर्ड के अंदर जा रहा है वो तो मुझे पूरा दिखेगा नहीं ना, उस एरो को तो मैं ऐसे देखूंगा, बस यही दिखेगा मुझे उसको। और जो बाहर की तरफ आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है बोर्ड से, उसका मुझे केवल यही दिखेगा। ये हो तो मुझे पूरा दिखे, ये हो तो पूरा दिखे। इसके लिए कन्वेंशन बनानी पड़ती है। जो भी हमसे दूर जा रहा होता है, जो भी हमसे दूर जा रहा होता है, हम बोलते हैं देखो ये एक एरो है, और एक एरो में ये ऐसा सब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है जो आपसे जब एक एरो आपसे दूर जाता है ना, तो आपको ये दिखता है, और ये है क्रॉस। तो ऐसा लिख दीजिए, एनी वेक्टर पॉइंटिंग अवे फ्रॉम अस, any vector pointing away from us into the plane of paper, into the plane of paper is represented by a cross। कोई भी वेक्टर है जो हमसे दूर जा रहा है into the plane of paper, कागज के प्लेन के अंदर, उसको हम फिर क्रॉस से डिनोट करते हैं। अब इवन करंट हालांकि वेक्टर नहीं होता, पर करंट को भी इस तरह डिनोट किया जा सकता है। एक वायर में करंट है और वो हमसे दूर की तरफ करंट जा रहा है, तो हम उसे क्रॉस से डिनोट कर सकते हैं। करंट बहुत टेक्निकली बोले तो स्केलर क्वांटिटी है, बट हाँ, करंट में भी डायरेक्शन तो होती ही है। तो इलेक्ट्रिक करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई भी फील्ड है, उसे आप क्रॉस से डिनोट करते हैं जो आपसे दूर जा रहा है। याद रखने का तरीका ये है कि आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और ट्रेन आपसे दूर जा रही है, तो ट्रेन में जो गार्ड का आखिरी डब्बा आपको जब क्रॉस होता है, तो उसके पीछे आपको क्रॉस दिखता है। जो आपसे दूर जा रहा है, जो आपसे दूर जा रहा है, हम वैसे भी कहते हैं कि हमसे दूर जा रहा है तो भाड़ों में जाए, कट्टिस पिट्टिस, हमारी कोई दोस्ती नहीं। क्रॉस, दूर जाना है तो जाओ, बहुत शौक से जाओ, किसे फर्क होता है, ना तुम्हें फर्क होता है ना मुझे फर्क होता है। तो जो दूर जा रहा है हम कहते हैं ऐसी की तैसी, क्रॉस, कट्टिस पिट्टिस। इसी तरह अगली लाइन में लिख दीजिए, अ वेक्टर पॉइंटिंग टुवर्ड्स अस, a vector pointing towards us that is coming out of the plane of paper। एक वेक्टर जो हमारी तरफ आ रहा है, coming out of the plane of paper, is denoted by a dot। ये वेक्टर को अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो शायद मुझे इसका टिप दिखेगा, और इसको फिर हम कहेंगे कि इसे एक डॉट से डिनोट किया जाता है। एक सर्किल बना देते हैं और उसके अंदर एक डॉट दिखा देते हैं। क्रॉस यानी हमको क्रॉस करके ट्रेन दूर जा रही है, और डॉट से ना हमारे पास आ रही है। इसमें हम कहेंगे कि आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और अंधेरा है, अच्छा धूप अंधेरा है, और आपको जिसकी साउंड तो सुनाई आ रही है, आपको पता नहीं कि ट्रेन आपके प्लेटफॉर्म पे आ रही है कि नहीं आ रही है, तो आप झांक झांक के तो देखते हैं। प्लेटफॉर्म पे पटरियों के पास एज पे खड़े होके आप झांक के देखते हैं कि ट्रेन आ रही है कि नहीं आ रही है। और
अगर ट्रेन आपकी तरफ आ रही होती है तो आपको उसकी सर्च लाइट एक डॉट के रूप में दिखती है। ट्रेन जब दूर जा रही है तो आपको उसका पिछवाड़ा दिखता है क्रॉस, और ट्रेन जब आपकी तरफ आ रही है तो आपको उसका डॉट दिखता है। बोल सकते हैं दूर जा रहा है तो लड़ाई हो गई, कट्टी, कट्टी से क्रॉस, और पास आ रहा है तो दोस्ती के लिए पास आ रहा है तो दोस्ती से डॉट्स। ये कोई तरीके हैं। यहाँ तो इजी लगता है कि डॉट क्या है और क्रॉस क्या है, बट वार्निंग लिख दीजिए, वार्निंग लिख दीजिए कि 5 स्टार दे दीजिए। The decision of dot and cross is always highly prone to silly mistake. डॉट है कि क्रॉस है, ये इस स्टेज पे आपको लगता है कि हाँ इसमें है क्या, समझ गए हम, तो जो दूर जा रहा है वो क्रॉस, और जो पास आ रहा है वो डॉट्स। पर इसका फैसला हम टेस्ट पेपर में जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो सब सही सोच के भी पता नहीं कब डॉट का क्रॉस बोल जाते हैं, किस स्टेज पे हमसे गलती हो जाती है पता नहीं लगती, पर ये गलती बहुत होती है। इसकी कोई मैथमेटिक्स नहीं है, इसको आपको थियरी से डिसाइड करना पड़ता है, और इसलिए दिस इज ऑलवेज प्रोन टू सिली एरर। इस वार्निंग पे 5 स्टार दीजिए और लिख दीजिए ऑलवेज ट्रिपल चेक। 3 बार चेक करना है। अगर आपको ये पहले से ही पता होगा तो आप पहले ही से ही जरा शायद होशियार रहेंगे। कम से कम 2 बार तो चेक करिए ही करिए कि वाकई ये डॉट है, लॉजिक में कोई गड़बड़ नहीं होती है, पर डॉट है कि क्रॉस है, लास्ट स्टेप में आप इसे अपने आप से गलत बोल जाते हैं। ऑलराइट, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आर्टिकल नंबर 4.2 जो कि कह रहा है मैग्नेटिक फोर्स। तो पहले तो बोल दीजिए फोर्स इज ड्यू टू फील्ड। फोर्स जो है वो फील्ड के कारण होता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय E. Electric field is represented by E, and strength of magnetic field is represented by B. मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है उसको हम B से डिनोट करते हैं। यहाँ तो इसमें और भी कोई भी काम की बात की नहीं है सिवाय इस बात के कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम B से डिनोट करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को हम B से डिनोट करते हैं। मैं सीधे हेडिंग ये दे रहा हूँ 4.2.2 में उसका दी है लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स लिख दीजिए if a region REGION, if a region has both E and B, अगर एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, and a charge Q moves with velocity V in this region, charge Q इस रीजन में वेलोसिटी V से चलता है। एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, और एक चार्ज Q इस रीजन में वेलोसिटी V से चल रहा है। लिख दीजिए एक्सपीरियंसेस फोर्स बोथ ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। It experiences force both due to electric field and magnetic field. और इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो फॉर्मूला है ना फोर्स का, वो QE है। चार्ज Q को फील्ड E में रखोगे तो उस पर फोर्स QE लगेगा, और मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है उसका फॉर्मूला है QV क्रॉस V। चार्ज Q अगर वेलोसिटी V से चलेगा मैग्नेटिक फील्ड B में तो उस पर जो फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला QV क्रॉस V है। ये हमारे लिए नया है, और हाँ ये काफी ज्यादा काम का है कि मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है QV क्रॉस V। इस फॉर्मूले पे 5 स्टार दिए जाएंगे। अलग से पढ़ेंगे इसको अभी दोबारा। चार्ज Q अगर एक ऐसे रीजन से गुजर रहा है जहाँ E और B दोनों है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स भी लगेगा।
और इनका जो रिजल्टेंट होता है, जो रिजल्टेंट जो नेट फोर्स है, जो रिजल्टेंट फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स का रिजल्टेंट, उसको लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। लॉरेंट्ज फोर्स है QE और QV क्रॉस B, इनका वेक्टर सम। ऐसे ही कुछ आप लिख सकते हैं, लॉरेंट्ज फोर्स इज अ वेक्टर सम, is a vector sum of force due to electric field and force due to magnetic field. ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको 3 स्टार दे दीजिए। अगर वो पूछता है मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स क्या है तो शायद खाली ये जवाब आए, पर अगर लॉरेंट्स इस पे स्टार देने का केवल एक ही मतलब, इस पे कभी कोई न्यूमेरिकल आपको शायद नहीं आएगा, बस वो फॉर्मूला पूछेगा कि भाई आउट ऑफ द फॉलोइंग लॉरेंट्स फोर्स का फॉर्मूला क्या है। तो लॉरेंट्स फोर्स का खाली ये मतलब नहीं होता, ये वार्निंग लिख दीजिए, ये वार्निंग लिख दीजिए, लॉरेंट्स फोर्स डज नॉट मीन, लॉरेंट्स फोर्स डज नॉट मीन फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड अलोन। लॉरेंट्स फोर्स का मतलब खाली मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स नहीं होता है। अगर ऑप्शन हो तो आपको लॉरेंट्स फोर्स के नाम पे QE प्लस QV क्रॉस B इनके वेक्टर सम को ही टिक करना पड़ेगा। तो ये पेपर में पूछे जाने की संभावना है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग लॉरेंट्स फोर्स क्या है। इसके पूछे जाने की संभावना इसलिए है क्योंकि इसमें सिली मिस्टेक की थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी तो है। लिख दीजिए स्पेशल केस, एक स्पेशल केस पढ़ सकते हैं, इफ इन अ रीजन E इज इक्वल टू 0, अगर E 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ही बस लगेगा, द टोटल फोर्स इज ऑफ मैग्नेटिक ओरिजिन ओनली, टोटल फोर्स मैग्नेटिक ओरिजिन का ही है, तब आप लॉरेंट्स फोर्स को ये QV क्रॉस B कह सकते हैं, तब आप लॉरेंट्स फोर्स को QV क्रॉस B कह सकते हैं। ठीक है, और हमारी इसीलिए आदत पड़ जाती है कि हम लॉरेंट्स फोर्स को QV क्रॉस B कहते हैं। मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में एक ही फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती नहीं है। यहीं से ये धीरे धीरे मिसकॉन्सेप्शन डेवलप हो जाता है, इवेंचुअली हम भूल जाते हैं कि भाई QE प्लस QV क्रॉस B को लॉरेंट्स फोर्स कहा गया था। इसीलिए वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लॉरेंट्स फोर्स का फॉर्मूला क्या है। अलग से किसी न्यूमेरिकल में तो वो काम की बात नहीं है, तो लॉरेंट्स फोर्स जो है वो QV क्रॉस B नहीं होता है, खाली वो रिजल्टेंट सम होता है। अब हेडिंग दे दीजिए फैक्टर्स ऑन विच force of magnetic field on a moving charge depends. Factors on which force on a moving charge in a magnetic field depends. भाई फोर्स का फॉर्मूला है V क्रॉस B, जो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट है QV sin थीटा। तो नंबर 1 डिपेंड्स ऑन Q, नंबर 2 V, नंबर 3 B, नंबर 4 थीटा। जो फोर्स है इन चीजों पर डिपेंड करता है, जो फोर्स है वो इन चीजों पर डिपेंड करता है। अगर हीलियम एटम बोले मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है तो हीलियम एटम पे चार्ज 0 है, उस पर फोर्स 0 लगेगा, ऐसा आप आगे लिख सकते हैं। इफ हीलियम एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड, हीलियम एटम एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड, तो एटम तो न्यूट्रल है, हाँ हीलियम आयन है, He प्लस है कि He प्लस प्लस है, फिर उस पर डिपेंड करेगा कि आप फोर्स क्या लेते हैं। अगर He प्लस आ रहा है तो उस पे आपको चार्ज लेना पड़ेगा 1 E के बराबर, और He प्लस प्लस आ रहा है तो उस पर आपको चार्ज लेना पड़ेगा +2 E के बराबर। हीलियम एटम आ रहा है तो उस पर फोर्स 0 रहेगा। फिर बात वेलोसिटी की है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जो होता है ना, यहाँ आप लिख सकते हैं फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज वेलोसिटी डिपेंडेंट। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ये बात केवल इसलिए बताने लायक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है QE,
वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। देख लीजिए, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड QE इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब क्वेश्चन के रूप में आप लिख सकते हैं, चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन। चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है और मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑन कर दिया जाता है, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? तो आंसर है 0। चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है और उसमें मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑन कर दिया जाता है, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? आंसर है 0। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन करते तो फोर्स QE पूरा का पूरा बढ़िया लगता। फिर हाँ, मैग्नेटिक फील्ड B की स्ट्रेंथ पे तो ठीक है, फोर्स डबल डिपेंड करेगा ही शायद, इसमें तो कोई बढ़िया क्वेश्चन नहीं बन पाता। B तो होना ही चाहिए, B तो होना ही चाहिए। तो Q में एक अच्छा क्वेश्चन बन रहा है कि हीलियम एटम में तो फोर्स नहीं लगेगा। V सेकंड वेलोसिटी में भी अच्छा क्वेश्चन बन रहा है कि चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स नहीं लगेगा। B में शायद कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं बन सकता। थीटा सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट नंबर 4 है थीटा वाला, इस पे जरूर आप 4 स्टार दे दीजिए। बस थीटा अगर 0 है, साइन थीटा का ग्राफ बना लेते हैं। साइन थीटा का ग्राफ बना लेते हैं। थीटा अगर 0 है, थीटा 0 है या थीटा 180 है तो फोर्स 0 लिख दीजिए। थीटा 0 और थीटा इज 180, देन फोर्स इज 0। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पर। ये मान लीजिए फील्ड है और एक चार्ज पार्टिकल यहाँ एंटर कर रहा है, ये क्वेश्चन लिख सकते हैं कि V and B are as shown. What is the force? तो आंसर है फोर्स है 0, क्योंकि भाई थीटा है 0। फिर हेडिंग दे देते हैं इसके बाद कि रूल टू डिटरमिन डायरेक्शन, रूल टू डिटरमिन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैं अब हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स की बात कर रहा हूं। रूल टू डिटरमिन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और बस यही लिख दीजिए, बीइंग अ क्रॉस प्रोडक्ट, बीइंग अ क्रॉस प्रोडक्ट, it can be determined by, being a cross product, it can be determined by one of the following rules. सबसे अच्छा जो बेस्ट मेथड है अगर वो लगा सके तो पहला तो ये है कि आप I क्रॉस J या J क्रॉस K या K क्रॉस I अगर आप बता सके तो फिर तो ठीक है। V क्रॉस B, आपको एक V को आप ऐसा लिख दीजिए, assign a unit vector to the direction of V and B. Assign a unit vector to the direction of V and B. Applying left-handed system. ये लेफ्ट-हैंडेड सिस्टम में ही केवल हम इसे x एक्सिस कहते हैं, इसे y एक्सिस कहते हैं और इसे z एक्सिस कहते हैं। ये प्लस आई कैप है, ये माइनस आई कैप है, ये प्लस जे कैप है, ये माइनस जे कैप है, और ये प्लस के कैप है और ये माइनस के कैप है। अगर ये आप कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं तो ही आप वो क्रॉस प्रोडक्ट का रूल लगाइएगा कि आई जे और के, ये वाला कि भाई आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के आई होता है और के क्रॉस आई जे होता है, और उल्टा चले तो जे क्रॉस आई माइनस के होगा। रूल अगर आपको ये कर सकते हो, आप V को आप I या J या K कह सकते हो और B को भी आप I या J और K कह सकते हो, तो बढ़िया V क्रॉस B कीजिएगा। ऑफ कोर्स उसमें Q का साइन भी डालना ही पड़ता है आपको, वो भी लिख दीजिए। साइन ऑफ Q ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। Q V क्रॉस B में Q का साइन भी डालना पड़ता है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो Q को आप माइनस डालिए,
फिर जो आई क्रॉस जे वगैरह से जो आंसर आ रहा है उसका आंसर पलट के दीजिए। क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी में क्यू का साइन भी डालिए, और वी क्रॉस बी अगर आप इससे निकाल पाए तो अच्छा है, और ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं हो पाता। और सेकेंड रूल है राइट हैंड पाम रूल। सेकेंड रूल है राइट हैंड पाम रूल। वी क्रॉस बी में राइट हैंड का ये खोलिए, और अगर वी यहाँ पर वेलोसिटी है पॉजिटिव चार्ज की, पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी यहाँ है, तो इसको यहाँ रखिएगा और उंगलियां उस तरफ होनी चाहिए जहाँ बी है। अगर बी यहाँ है तो उंगलियां यहाँ हो, अगर बी यहाँ है तो फिर ये ऐसा हो, क्योंकि बी इस तरफ है। बी पाम के राइट एंगल्स, बी इस तरफ होना चाहिए। ये जो पाम है ये काली साइड है, ये गोरी साइड है, जो पाम है वो बी को देखें, इसको अलाइन करें, लिख दीजिए इसको। मैं ये स्मॉल फिंगर जो है मेरी, ये जो पाम है राइट हैंड का, ये इसको मेरे को वी की डायरेक्शन में रखना। इसको तो मैं वी की डायरेक्शन में रख नहीं सकता, अंगूठा मुड़ जाएगा। इसी को खाली मैं वी की डायरेक्शन में रख सकता हूँ, ऐसा 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 या ऐसा, ऐसा कैसे भी रख सकता हूँ। तो ये लिख दीजिए, प्लेस द एज ऑफ राइट हैंड, प्लेस द एज ऑफ राइट हैंड, यही एज है, इसको तो मैं क्या एज बोलूं, बस यही एज है। प्लेस द एज ऑफ राइट हैंड in the direction of motion of positive charge, in the direction of velocity of positive charge, in the direction of velocity of positive charge। अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा। आप हथेली को यहाँ ला के रख लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, इससे मैच कराना है, ऐसे भी कर सकते हैं, कहीं भी ला के रख लीजिए, फिर इसे आप ऐसे 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 घुमा सकते हैं। अब आप ये मत हिलने दीजिएगा, इनको किसी को मत घुमाइएगा, सिर्फ इसको आप घुमा सकते हैं। इसको फ्रीज कर दीजिए, लिख दीजिए फ्रीज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फ्रीज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अलाइन द एज, लोअर एज ऑफ द पाम, इसे लोअर एज कह देता हूं, चलो, अलाइन द लोअर एज ऑफ द पाम इन द डायरेक्शन ऑफ वी, अलाइन द लोअर एज ऑफ द पाम इन द डायरेक्शन ऑफ वी। And now, if required, the palm can be rotated. If required, the palm can be rotated, treating the direction of V as rotational axis. ये जो डायरेक्शन है इसको आप रोटेशन का एक्सेस बना लीजिए, इसको आप रोटेशन का एक्सेस बना लीजिए। बस अब असली बात है, असली बात है, the palm should open towards the direction of B। अगर B इधर है तो पाम को यहाँ खुलना चाहिए, यहां से खड़े होकर वो B की तरफ देख रहा है। अगर ये यहाँ, इसको तो मैं कभी नहीं लाऊंगा, हाँ इसे मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसे मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये अगर ऐसा है, बी अगर बोर्ड की तरफ है, बी अगर बोर्ड की तरफ है तो हथेली वहां खुल रही है। ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं जो आपकी आदत है, तो उंगलियों को मोड़िए, उंगलियों को मोड़ने की जरूरत ही नहीं। पहले तो पॉजिटिव चार्ज के चलने की डायरेक्शन को में हथेली का लोअर एज ला के रख दीजिए। अब बस ये जो पाम है, अगर मान लीजिए बी अपवर्ड है तो पाम ऐसा होना चाहिए, बी बोर्ड के अंदर जा रहा है तो पाम ऐसा होना चाहिए, अगर बी आपकी तरफ आ रहा है तो ये ऐसा होना चाहिए। इसको आप बस घुमा सकते हैं, सिर्फ यही अलाउड है, बस सब कुछ नहीं घुमाते रहना। इसको फ्रीज कर दीजिए, इसको भी चिपका दीजिए, और अब बस ये रोटेट करके हथेली को, पाम को बी की डायरेक्शन में लाना है आपको। इतना ध्यान रखिए, ये मोड़ने मारने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने इतना कर लिया है तो बस दीजिए। नाउ थंब ऑफ द राइट हैंड, now thumb of the right hand points in the direction of force. Now thumb of the right hand points in the direction of force. बस
अगर पॉजिटिव चार्ज चल रहा था तो ये जो फोर्स आया है ये पॉजिटिव चार्ज पे ही फोर्स की डायरेक्शन है, और अगर नेगेटिव चार्ज चल रहा था तो ये जो फोर्स आया है ये नेगेटिव चार्ज पे ही फोर्स की डायरेक्शन। आप एक बार ये डायरेक्शन पलट चुके हैं कि अगर नेगेटिव यहाँ जा रहा है तो पॉजिटिव यहाँ जा रहा है, अब और दोबारा कुछ पलटना नहीं है। ये जो थंब आ रहा है इसकी डायरेक्शन को कभी हम पलटते नहीं। लिख दीजिए, डायरेक्शन ऑफ थंब ऑलवेज गिव्स द फाइनल डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ थंब ऑफ राइट हैंड, direction of thumb of right hand always gives the direction of final force. Always gives the direction of final force. Even if the charged particle is negative, even if the charged particle is negative, this direction is never reversed. Even if the charged particle is negative, this direction is never reversed. Even if the direction of the charged particle is negative, अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव भी है तो भी ये डायरेक्शन कभी भी रिवर्स नहीं की जाती है। दिस डायरेक्शन इज नेवर रिवर्स्ड। ओके, डायरेक्शन हम शुरू में रिवर्स करते हैं। अगर नेगेटिव पार्टिकल वहां जा रहा है तो हम कहते हैं पॉजिटिव यहाँ जा रहा है, बस फिर ये इसकी डायरेक्शन में ले आते हैं और उंगलियां फिर उस तरफ देखना चाहिए इनको जहां बी हो। तो ये मोल्डे मारने की कोई जरूरत नहीं है। ये रूल थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है। आई क्रॉस जे क्रॉस के में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो मैथमेटिक्स से आ रहा है। ये थोड़ी प्रैक्टिस मांगता है बट ये आपको करना पड़ता है। नंबर 3 है, एक रूल और होता है, आप नाम तो लिख दीजिए, मैं पढ़ाता नहीं हूँ आजकल उस रूल को। नंबर 3 है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अगर आपको डायरेक्शन निकालनी हो तो एक रूल और भी है, लेफ्ट हैंड रूल, पर मैं इसे नहीं पढ़ाता हूँ। मैं चाहता हूँ बस राइट हैंड रूल से ही हम हमेशा आंसर निकाल लिया करें। इफ यू गाइस इंसिस्ट देन ऑफ कोर्स मैं लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा दूंगा, पर मेरे हिसाब से उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस इसी से किया जाए। फिलहाल तो इसके बारे में आप यह सीखिए कि भाई ये जो फोर्स है ना, ये V और B दोनों पे ही परपेंडिकुलर, ऐसे ही डैश करके लिख दीजिए और 4 स्टार भी दे दीजिए। लिख दीजिए बीइंग अ क्रॉस प्रोडक्ट, being a cross product, the force of magnetic field, being a cross product, the force of magnetic field is always perpendicular to the direction of both V and D. ये V और B दोनों पे ही परपेंडिकुलर है। हम ये फिगर 4.2 में जो केसेस बने हैं उन केसेस को हम पढ़ते हैं। ये उसने B की डायरेक्शन दी है और ये B की डायरेक्शन दी है और पॉजिटिव चार्ज के चलने की डायरेक्शन दी है। तो मैं ये V मान लेता हूँ, मैं लेफ्ट हैंड ये राइट हैंड पाम को लाता हूँ, V की डायरेक्शन में लाता हूँ और बस अब ये ऑलरेडी इस समय पाम जो है मेरा B के अलाउंग है, बस वही कहीं देख रहा है रफली। अगर मैंने ऐसे स्टार्ट किया होता तो मैं V की डायरेक्शन तो नहीं चेंज करता, ऐसे स्टार्ट किया होता तो मैं इसको भी फ्रीज रखता, इसको भी फ्रीज रखता, बस इसको घुमाता और ये हथेली मेरी यहाँ से ऐसे बी निकल रहा है, जैसे स्पाइडरमैन के हाथ से मकड़ी का जाला निकलता है ना, ऐसे यहाँ से बी निकल रहा है। भगवान का पोलैरिटी निकल रही है, बोल भगवान की पोलैरिटी निकल रही है यहाँ से, बी फॉर पोलैरिटी। तो पोलैरिटी की डायरेक्शन में बी है, तो बस अंगूठा आपके फोर्स की डायरेक्शन, ये फोर्स की डायरेक्शन है और ये फोर्स की डायरेक्शन हमारे लिए बड़ी काम की है क्योंकि ये एंगल भी 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है।
फोर्स जो है वो V और B दोनों के ही परपेंडिकुलर है, बस यही देखना है आपको। इसलिए मैं F डॉट B करूं तो 0 होगा, जब QB क्रॉस D डॉट B करूं तो वो भी 0 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। F और V परपेंडिकुलर हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, F डॉट B भी 0 होगा। और F को अब मैं इतना गंदा लिख सकता हूँ, अगर डरावना पेपर बनाना है तो यूं दे दिया जाएगा, इसकी वैल्यू बताइए। कुछ भी अनशन कचरा है, मतलब उसका आंसर जरूर 0 ही है, वो डरा रहे हैं बस आपको। जितना बड़ा कचरा है उसका आंसर उतना बड़ा 0 है। दिस इज सर्टेनली नॉट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू। और अगर ये पूछा है, इसका मतलब ये है ही नहीं, जिस लाइंस पे आप सोच रहे हैं वो लाइंस पे सॉल्यूशन करनी ही नहीं है। दे विल नेवर एक्सपेक्ट दिस आउट ऑफ एटलीस्ट अ नीट स्टूडेंट। अगर ये देख के आपको डर लग रहा है तो आपको ये बोलना है कि भाई इसने जरूर कुछ ना कुछ इसमें लोचा है, इसकी ऑल्टरनेट सोल्यूशन है, ये कोई मुझे दे ही नहीं सकता, इसमें जरूर कोई ट्रिक है। ये डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना हो तो मैथ्स के बच्चों को देता ना, ये मुझे क्यों दे दिया। अगर ये बायो के पेपर में आया है, इसका मतलब तुम 0 पे रिस्क ले लो। ये पॉसिबल ही नहीं कि आपसे पूछा जाए, और हम इसको देख के इतना घबरा जाते हैं कि आगे का पूरा पेपर बिगाड़ लेते हैं। कोई बहुत ही उटपटांग चीज आई है तो उसके मुस्कुराना है कि बॉस इसमें कुछ तो झोल है जो मेरे को धीरे से अपने आप समझ में आ जाएगा। अभी इसको आंख मार के आगे निकल लो, 4 5 8 10 क्वेश्चन बाद आपको अपने आप क्लिक कर जाएगा कि बाबा इसमें तो ये हो रहा। अब इसके बाद ऐसा ही क्वेश्चन इसने फिगर बी में भी दिखाया है। फील्ड की डायरेक्शन दे दी है और वी की डायरेक्शन दे दी है और फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है। बी में कह रहा है मूविंग चार्ज पार्टिकल क्यू इज रिफ्लेक्टेड इन ऑपोजिट सिंस टू माइनस क्यू। एक प्लस क्यू आ रहा है, एक माइनस क्यू आ रहा है, ठीक है। उसमें फोर्स की डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट हो भी जाएगा। ये एक बी की डायरेक्शन है, ये बी की डायरेक्शन है, और प्लस क्यू की ये डायरेक्शन, प्लस क्यू है ये, और इसकी वेलोसिटी की ये डायरेक्शन। अब इसको अगर मैं चाहूँ तो मैं बोल तो सकता हूँ इस समय मुझे बी क्रॉस बी निकालना है, फोर्स निकालना है क्यू बी क्रॉस बी। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज है ये, और बी को मैं चाहूँ तो के कैप बोल सकता हूँ, प्लस के कैप, और इसको मैं आई कैप बोल सकता हूँ। अभी के क्रॉस ये आई निकालना है, आई जे के, तो आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई निकालना है। अभी के क्रॉस आई तो भाई प्लस जे होगा, तो ये फोर्स हाँ आप देख लीजिए प्लस वाई एक्सिस का आ रहा है। दोनों तरीकों से कर सकते हैं, मुझे तो डेफिनेटली ये तरीका पसंद है। इससे हथेली हथेली से तो कभी कुछ होता नहीं है, आंगन ही टेढ़ा हो जाता है इसमें तो हमारा। ये बढ़िया शानदार है। एक तो इसको पॉजिटिव साइन दीजिए, वेलोसिटी को लेफ्ट हैंड रूल से ये प्लस के कहलाएगी और ये प्लस आई कहलाएगी, और मुझे वी क्रॉस बी निकालना है, बस के क्रॉस आई तो प्लस जे होता है, और ये भी प्लस है, तो आंसर प्लस वाई एक्सिस के अलाउंग फोर्स आता है। अब मैं इसको अपने पाम रूल से करता हूँ। वेलोसिटी यहाँ ऊपर है और एक पॉजिटिव पार्टिकल ही है, तो मैं इस एज को लाके इससे मिला देता हूँ। अब मैं इसको इस तरह से घुमाता हूँ कि मेरे हाथ से पोलैरिटी बी की डायरेक्शन में निकले। ये पोलैरिटी अब ये बी की डायरेक्शन में निकल रही है ना, तो बस जो अंगूठा है ये फोर्स की डायरेक्शन है, और ये बोर्ड को देखिए अंदर जा रही है, हमसे दूर जा रही है, क्रॉस वाला फोर्स क्रॉस की डायरेक्शन में है। मैंने पहले वी की डायरेक्शन में लाया, ये इसको लाके मिला दिया। अब उंगलियों को इस तरह से मोड़ना है कि बी इसमें से निकले। ऐसा वाला तरीका ये सब जो किताबों में दिया जाता है मुझे पसंद नहीं है। पाम को में से बी निकले, ये बोल भगवान का आशीर्वाद है, पोलैरिटी है, ये पोलैरिटी यहाँ से निकल रही है बी, बस हो गया। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता
इसी के बी डायग्राम में इसने नेगेटिव चार्ज दिया है कि बाकी अच्छा अगर फोर्स फोर्स उस तरफ लग रहा है, ये जा उधर रहा था और फोर्स इधर लग रहा है, तो फाइनली इसको फोर्स की डायरेक्शन में आना है ना, तो उधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। कहाँ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, खैर वो फिलहाल ज्यादा चिंता की बात नहीं है, वो आपको सोचना नहीं है कि कहाँ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, पर हाँ फोर्स और वेलोसिटी में एंगल है, तो फिर रिजल्टेंट पाथ के अलोंग पार्टिकल जाएगा। जो पाथ होता है ना, दैट इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये पाथ लिख सकते हैं। इस समय खैर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है शायद, पर लिख दीजिए द पाथ फॉलोड बाय अ पार्टिकल एट एन इंस्टेंट is always along the direction of resultant velocity at that instant, is always along the direction of resultant velocity at that instant. ये एक जनरल कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया, और बस इसलिए therefore the particle will get deflected sideways, इसलिए particle will get deflected sideways due to force. फोर्स के कारण पार्टिकल में साइडवेज डिफ्लेक्शन होगा। भाई फील्ड है तो फोर्स है, और फोर्स है तो एक्सेलरेशन है। अब यहाँ एक वेलोसिटी है और एक एक्सेलरेशन है, तो पार्टिकल रिजल्टेंट पाथ को फॉलो करेगा। खैर डिफ्लेक्शन वाली बात अभी छोड़ दी जाए, क्योंकि हमें इसी चैप्टर में आगे और बहुत डिटेल में पढ़नी है। और नेगेटिव चार्ज को देखता, भी तो अभी भी वही है, भी तो अभी भी कुछ वैसा ही है। इस चार्ज के अंदर इसका नेगेटिव साइन लिख दिया गया है, चार्ज के अंदर नेगेटिव साइन लिख दिया गया है। वैसे नेगेटिव चार्ज कहाँ जा रहा है उससे मतलब नहीं होता, मैं बस इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ जाते हुए मानूं। एक ही बार मुझे डायरेक्शन पलटनी है कि इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज अगर नेगेटिव वहां जा रहा है तो पॉजिटिव यहाँ जा रहा है। बस अब मैं आई क्रॉस जे क्रॉस के भी लगा सकता हूँ। एक तो अच्छा, अगर आप फॉर्मूले से कर रहे हैं क्यू बी क्रॉस बी तो आपको पलटने की जरूरत नहीं। अगर आप क्यू बी क्रॉस बी से कर रहे हैं तो कुछ मत चेंज करिए, उसको यहीं रहने दीजिए, क्योंकि क्यू को आप नेगेटिव डालेंगे ना। अगर फॉर्मूले से कर रहे हैं तो आप इसे माइनस में लीजिए, बी को आप के कैप के अराउंड लीजिए और बी को आप आई कैप के अराउंड लीजिए, तो ये माइनस जे कैप आ जाएगा। ये उधर आने के बजाय फोर्स इधर लगेगा बाहर की तरफ। अगर आप इसका फॉर्मूले से कर रहे हैं, इस वाले फॉर्मूले से, तो आपको नेगेटिव ऐसा नहीं बोलना है कि नेगेटिव वहां जा रहा है तो पॉजिटिव यहाँ जा रहा है। इससे भी काम चल सकता है कि इसे नेगेटिव साइन डालिए और इनकी जो जो डायरेक्शंस दी है वो डालिए, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। पर अगर आप थियरी से कर रहे हैं तो हाँ ये जरूर बोलिए कि नेगेटिव वहां जा रहा है मतलब पॉजिटिव यहाँ जा रहा है। और अब मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन में ये लेके आऊंगा, ये ओवर एच वेलोसिटी की डायरेक्शन में, फिर पोलैरिटी भी यहाँ निकलना है, ये बस ऐसे कर दिया कि भी यहाँ से निकले, स्पाइडरमैन का जाला राइट एंगल्स पर, यह आशीर्वाद निकल रहा है, होल आशीर्वाद। ये हो गया भैया फोर्स की डायरेक्शन, ये आ गई बात, ये फोर्स आ जाएगा। बड़ा ही कठिन है, चाहे आप आई जे के से करें वो भी कठिन है, और चाहे आप राइट हैंड पाम रूल लगाएं वो भी कठिन है। इट विल नीड अ हेल लॉट ऑफ प्रैक्टिस, और ये पेपर में आते भी नहीं। These are important 5 स्टार केसेस हैं। फोर्स की डायरेक्शन निकालना 5 स्टार केस के बराबर है। हाँ अब आप हेडिंग दे दीजिए यूनिट ऑफ बी की यूनिट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है भाई। वो कह रहा है एफ का फॉर्मूला है क्यू बी बी, तो बी हो जाएगा एफ बाई क्यू बी, हो जाएगा न्यूटन, ये हो जाएगा कूलम, और वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड। अच्छा खुद कूलम को मैं क्या लिख सकता हूँ वो भी मैं एक बार देख लेता हूँ। आई होता है क्यू बाई टी, तो क्यू होता है आई टी, होता है न्यूटन सेकेंड और एम्पियर सेकेंड, तो मीटर सेकेंड कैंसिल हो गया। बी की यूनिट है न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, और हम बाद में पढ़ेंगे इसी को कहा जाता है टेस्ला। तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मुझे बी के डायमेंशंस चाहिए तो मैं बोलूंगा m1 l1 t - 2 अपॉन एम्पियर और मीटर में l, तो m1
p-2 और a-1 ये b के डायमेंशन है। ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से 5 स्टार वाला है। आप भले ही डेरिवेशन सही करना पड़ेगा, ये तो शायद याद रहेगा नहीं। बी की यूनिट है न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। इस फॉर्मूले से एक ज्यादा आसानी से आ जाता है। एफ का एक फॉर्मूला VIL बहुत पढ़ते हैं, 10th क्लास में भी आपने पढ़ा है। यहाँ से बी का फॉर्मूला F/IL न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर ज्यादा आसानी से आ रहा है। न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर याद रखिए, उसी को टेस्ला कहा जाता है। ये बी की यूनिट है और ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। और सी ये तो SI यूनिट है। सीजियस यूनिट ऑफ बी इज गॉस। बी की सीजियस यूनिट है गॉस। बी की SI यूनिट है टेस्ला। सीजियस यूनिट है गॉस। और 1 टेस्ला होता है 10 की पावर 4 गॉस। इसकी भी आपको काफी जरूरत पड़ेगी। एक टेस्ला होता है 10 टू द पावर 4 गॉस। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार इसके भी अलग से। टेबल 4.1 जो देश ने दिया है वो तो खैर बिल्कुल ही बेकार है। वो ये जरूर कह रहा है कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ही वीक फील्ड होती है। तो 3.6 × 10⁻⁵ टेस्ला का है ना, तो अर्थ की फील्ड आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पर बस इतना ही एक आइडिया रहे। खैर वो आगे पढ़ाया भी जाएगा कि अर्थ भी अपने आसपास एक मैग्नेटिज्म पैदा करता है और उसकी फील्ड बहुत ही वीक होती है। वो हम और बाद में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक यू सर।